नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने पर्यटन और धार्मिक पर्यटन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आधुनिक ढांचागत निर्माण कर देश के प्राचीन वैभव को पुनर्जीवित किया जा रहा है। भारत ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 44% से अधिक की वृद्धि दर्ज की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी आधुनिक प्रौद्योगिकी विकसित करने पर जोर दिया। औषधि महानियंत्रक ने डीएनए आधारित स्वदेश में निर्मित जाइडस कैडिला के कोविड रोधी टीके को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 57 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.54%। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सरकार अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में सड़क दुर्घटना में 13 मजदूरों की मौत। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के नारायणपुर जिले में माओवादियों के हमले में आईटीबीपी के 2 जवान शहीद और आज मुहर्रम है। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारतीय संस्कृति और मान्यताओं का अभिन्न अंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन ये हर बार और अधिक भव्य बनकर उभरा। विनाश में निर्माण की यही प्रक्रिया है। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहाँ की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया, वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सोच इतिहास से सीख लेकर वर्तमान को संवारने की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो आंदोलन भौगोलिक और वैचारिक सीमाओं से बंधा नहीं है, बल्कि इसमें देश के भविष्य के निर्माण का संकल्प भी है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे 4 धामों की व्यवस्था, ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठों की अवधारणा और देश के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थलों में से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का परिचय मिलता है। हमारे यहाँ जिन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है, उनकी शुरुआत सौराष्ट्र सोमनाथम के साथ सोमनाथ मंदिर से ही होती है। पश्चिम में सोमनाथ और नागेश्वर से लेकर पूरब में बैद्यनाथ तक, उत्तर में बाबा केदारनाथ से लेकर दक्षिण में भारत के अंतिम छोर पर विराजमान श्री रामेश्वर तक, ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। इसी तरह हमारे चारों धामों की व्यवस्था, हमारे शक्ति पीठों की संकल्पना, हमारे अलग अलग कोनों से अलग अलग तीर्थों की स्थापना, हमारी आस्था की ये रूपरेखा वास्तव में एक भारत
श्रेष्ठ भारत की भावना की ही अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शन गलियारा और नए रूप वाले सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है। मेरा सौभाग्य है आज एक बार फिर हम सब इस पवित्र तीर्थ के कायाकल्प के साक्षी बन रहे हैं। आज मुझे समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी और जीर्णोद्धार के बाद नए स्वरूप में जूना सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। साथ ही आज पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास भी हुआ है। प्रधानमंत्री ने धार्मिक पर्यटन पर जोर दिया। हर धार्मिक पर्यटन की दिशा में भी नई संभावनाओं को तलाशें। लोकल अर्थव्यवस्था से तीर्थ यात्राओं का जो रिश्ता रहा है उसे और मजबूत करें। जैसे कि सोमनाथ मंदिर में अभी तक पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु दर्शन करने आते थे, लेकिन अब यहां समुद्र दर्शन पथ, प्रदर्शनी, पिलग्रिम प्लाजा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। अब यहां आने वाले श्रद्धालु जूना सोमनाथ मंदिर के भी आकर्षक स्वरूप का दर्शन करेंगे, नए पार्वती मंदिर का दर्शन करेंगे। इससे यहां नए अवसरों और नए रोजगार का भी सृजन होगा और स्थान की दिव्यता भी बढ़ेगी। श्री मोदी ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का भी स्मरण किया, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर से सोमनाथ मंदिर तक अनेक मंदिरों का पुनरुद्धार किया। श्री मोदी ने कहा कि देश आम आदमी को एक दूसरे से जोड़ने के साथ पर्यावरण और तीर्थाटन के क्षेत्र में भी प्रगति कर रहा है। भारत में वर्तमान वित्त वर्ष में अप्रैल से जून महीने के दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 44.3% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जून महीने के दौरान कुल निर्यात बढ़कर 8 करोड़ 17 लाख डॉलर हो गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि के दौरान कुल 3 करोड़ 38 लाख डॉलर का निर्यात हुआ था। मंत्रालय ने बताया कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने महामारी के दौरान ये वृद्धि हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निर्यात किए जाने वाले उत्पादों का सुचारू गुणवत्ता प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने देश भर में 220 प्रयोगशालाओं को स्वीकृति दी है। ये प्रयोगशालाएं उत्पादों और निर्यातकों के लिए विभिन्न प्रकार की जांच सेवाएं प्रदान करती हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के परिसर को देखा। उन्होंने HAL परिसर में एरोनॉटिकल विकास एजेंसी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को संबोधित किया। उन्होंने भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने और आधुनिक सैन्य साजो सामान का बड़ा केंद्र बनाने के लिए स्वदेशी आधुनिक प्रौद्योगिकी को विकसित किए जाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति जी ने कहा है कि ये हमारा कर्तव्य है कि देश के सशस्त्र बल किसी भी सुरक्षा संबंधी सवालों का सामना करने में सक्षम हो और हमारे विज्ञानियों को इसके लिए आधुनिक हथियार देश में ही तैयार करने होंगे। आज सुबह उपराष्ट्रपति जी ने HAL में लाइट कॉम्बैट देशीय लड़ाकू विमान तेजस के उत्पादन केंद्र को देखा। उसके बाद वह हेलीकॉप्टर विभाग गए, जहां देश में ही बन रहे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को देखा। उन्होंने लाइट कॉम्बैट लड़ाकू हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर को भी देखा, जो आगे आने वाले दिनों में चेतक की जगह लेगा। उपराष्ट्रपति जी को LCA Mark II एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर विमान की जानकारी भी दी गई। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। जाइडस कैडिला को भारत के दवा महानियंत्रक से जाइकोव-D वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति मिल गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बयान में कहा है कि ये विश्व की पहली और भारत की स्वदेश में विकसित DNA आधारित कोविड की वैक्सीन है, जो बच्चों और 12 वर्ष और इससे अधिक आयु के वयस्कों को दी जाएगी। इसे मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भागीदारी में विकसित किया गया है और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC ने कार्यान्वित किया है। 3 खुराक की ये वैक्सीन दिए जाने के बाद SARS-CoV-2 वायरस में स्पाइक प्रोटीन बनाती है और प्रतिरोधक प्रभाव उत्पन्न करती है।
जिससे कोविड महामारी और वायरल क्लियरेंस के रोकथाम में मदद मिलती है। प्लग एंड प्ले प्रौद्योगिकी पर आधारित प्लाज्मिड डीएनए प्लेटफॉर्म वायरस के विभिन्न स्वरूपों से आसानी से निपट सकता है। मंत्रालय ने बताया कि 28,000 से अधिक लोगों पर किए गए नैदानिक परीक्षण के अंतरिम परिणामों से आरटी-पीसीआर लक्षण वाले पॉजिटिव मामलों के लिए 66.6% प्राथमिक प्रभावशीलता का पता चला है। इस वैक्सीन के लिए भारत में अब तक का सबसे बड़ा परीक्षण किया गया है। इस वैक्सीन ने पहले किए गए चरण 1 और 2 के नैदानिक परीक्षण में मजबूत प्रतिरक्षा जनत्व और सही और सुरक्षा प्रदर्शित की है। चरण 1, 2 और 3 के नैदानिक परीक्षण की निगरानी स्वतंत्र डेटा सुरक्षा मॉनिटरिंग बोर्ड ने की है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 57 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। कल 54,71,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 36,571 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 3,63,600 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है, जो कि 150 दिनों में सबसे कम है। कल 36,500 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.54% पर बनी हुई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड मरीजों की संख्या घटने के कारण रविवार को सप्ताहांत कर्फ्यू समाप्त करने का फैसला किया है। शनिवार का कर्फ्यू पिछले सप्ताह ही हटा लिया गया था। राज्य में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि बाजारों में साप्ताहिक प्रतिबंध लागू रहेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। शासनादेश के अनुसार प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्व की भांति जारी रहेगा। बाजारों में दुकानदार और ग्राहक मास्क पहनने, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन का पूरी तरह से पालन करेंगे। उधर प्रदेश के 15 जनपदों में इस समय कोरोना का कोई भी मरीज नहीं है और यह सभी जनपद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 2,33,000 से अधिक कोविड-19 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 58 जनपदों में कोरोना का कोई भी नया मामला नहीं पाया गया। इस दौरान हुई जांच में प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 26 मामलों की पुष्टि हुई। इस समय राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 408 रह गई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आवासीय स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों को इस महीने की 28 तारीख तक बंद रखने का फैसला किया है। राज्य आपदा प्रकोष्ठ के आज जारी आदेश के अनुसार केवल शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को स्कूल आने की अनुमति होगी। आवासीय स्कूलों को राज्य शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए कोविड नियमों का पालन करना होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी। और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने पर्यटन और धार्मिक पर्यटन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आधुनिक ढांचागत निर्माण कर देश के प्राचीन वैभव को पुनर्जीवित किया जा रहा है। भारत ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 44% से अधिक की वृद्धि दर्ज की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी आधुनिक प्रौद्योगिकी विकसित करने पर जोर दिया। औषधि महानियंत्रक ने डीएनए आधारित स्वदेश में निर्मित जायडस कैडिला के कोविड रोधी टीके को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 57 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.54% हुई।
नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सरकार अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र के बुलढाना में सड़क दुर्घटना में 13 मजदूरों की मौत। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के नारायणपुर जिले में माओवादियों के हमले में आईटीबीपी के 2 जवान शहीद। और आज मुहर्रम के अवसर पर यौम आशुरा मनाया गया। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि तालिबान की सत्ता में आने के बाद भारत अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जबलपुर में श्री सिंधिया ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय ने रोजाना काबुल के लिए अपनी उड़ानें संचालित की थीं। हमारे मंत्रालय ने रोज फ्लाइट उड़ाकर काबुल से हमारे सभी नागरिकों को वापस लाने का कार्य किया। पिछले रविवार तक हमारी फ्लाइट चल रही थी रोज। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि हर भारत के नागरिक की जिम्मेदारी हमारी होती और भारतीय वायुसेना का C-130 हरक्यूलिस ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट को काबुल हम ले गए और हर दिन हम वहां से 130 से 150 हमारे नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लेके आ रहे हैं। श्री सिंधिया ने यह भी बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत 71 लाख भारतीयों को देश वापस लाया गया। 55 लाख लोगों को उनके देशों को वापस भेजा गया जो कोविड महामारी के कारण भारत में फंस गए थे। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान में मौजूदा संकट के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने का आह्वान किया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कल G7 देशों के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता की। श्री रॉब ने कहा कि G7 देशों ने तालिबान से अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले विदेशी और अफगान नागरिकों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने की गारंटी देने को कहा है। उन्होंने बताया कि काबुल एयरपोर्ट से लोगों को सुरक्षित निकालने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना मुख्यालय को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रासंगिक विवरण अपलोड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंजूरी प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर इस विवरण को अपलोड किया जाना है। इस निर्णय से व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा और पूंजीगत अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह अधिक पारदर्शिता और सूचना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। समय पर विवरण की उपलब्धता मूल उपकरण निर्माताओं के साथ सहयोग के लिए प्रौद्योगिकी की योजना बनाने में मददगार होगी। उपकरण निर्माता संभावित ऑर्डर के मद्देनजर उत्पादन क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया पर काम कर सकेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और विरासत है, इसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए। 5 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा के तहत आज शिमला में उन्होंने कहा कि समृद्ध हिमाचली विरासत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। Time has come to promote and showcase the art and culture of Himachal Pradesh. We have rich traditions, rich culture from different regions. हम अपनी विरासत को लुप्त नहीं होने देंगे, इसको बड़ा बनाकर देश और दुनिया के कोने कोने तक ले जाने का काम करेंगे और ये जिम्मेदारी आज की पीढ़ी के ऊपर है। श्री ठाकुर का आज दूसरे दिन यात्रा के अंतिम चरण के दौरान बिलासपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और साहसिक खेलों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। श्री ठाकुर ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को बिलासपुर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा मुंबई में आगामी विधानसभा चुनाव जीतेगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। विशेष रूप से शिवसेना पर निशाना साधते हुए श्री नारायण राणे ने आज कहा कि सत्ता की लालच में आकर शिवसेना अब हिंदुत्व के आदर्शों का पालन नहीं करती। कल के उनके दौरे के बाद बाला साहेब के स्मारक की सफाई करने वालों की मानसिकता में बदलाव का आह्वान करते हुए पूर्व शिवसेना नेता ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को स्मारक के लिए कीचड़ वाली सड़क को पक्की सड़क में बदलने पर ध्यान देना चाहिए। इसी बीच
स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने नंदुरबार एक जनसभा में भाग लिया और वित्त विभाग के राज्य मंत्री भागवत कराड़ जन आशीर्वाद यात्रा के लिए औरंगाबाद पहुंचे। एक अनूठी पहल में केंद्र सरकार में शामिल सभी नए मंत्री लोगों का आशीर्वाद लेने और उनकी समस्याओं और मांगों को समझने के लिए इस यात्रा के लिए अपने चुनावी क्षेत्रों में उतरे हैं। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से ये कार्यक्रम आरंभ हो गया है। इसे FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर अपना जवाब भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का जन्म। स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए रोजाना ला रहा है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम भारत के स्वाधीनता संघर्ष के नायकों में से एक ओंडी वीरन और अग्रणी सामाजिक सुधार संगठन ब्रह्म समाज की बात करेंगे। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान 1771 में आज ही के दिन भारत माता के महान सपूत ओंडी वीरन पगडई शहीद हुए थे। वे तमिलनाडु की वन मैन आर्मी माने जाते थे। ओंडी वीरन ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाने वाले पहले योद्धाओं में से एक थे। ओंडी वीरन का जन्म तमिलनाडु के तेनकासी जिले के संकरन कोविल में हुआ था। वे तिरुनेलवेली क्षेत्र में राज कर रहे बुलितीवन की सेना के कमांडर इन चीफ थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरकाड के नवाब से दक्षिणी तमिलनाडु से राजस्व एकत्र करने का अधिकार हासिल कर लिया था। बुलितीवन और उनके लेफ्टिनेंट ओंडी वीरन ने ब्रिटिश आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया। ओंडी वीरन ने सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी और सभी जीती। மகிமை கொண்ட மண்ணின் மீது எதிரிகளின் கால்கள் மலர் பறிப்பதில்லையடா வீரர்களின் கைகள் சென்று வா வென்று வா வெல்க நாடு வெல்க நாடு வெல்க வெல்கவே। ऐसे ही एक युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुलितीवन को उनके किले से गिरफ्तार कर लिया और उनका सिर कलम कर दिया। ओंडी वीरन को राजा बनाया गया। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी और बुलितीवन के परिवार की जिम्मेदारी भी संभाली। कुल मिलाकर ओंडी वीरन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से 11 लड़ाइयां लड़ी। 20 अगस्त 1771 को तिरुनेलवेली जिले के निकट मानूर गांव में घायल होने के बावजूद ओंडी वीरन ने अंग्रेजों को पराजित किया, लेकिन युद्ध के बाद उस निर्भीक योद्धा ने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। आज भी उनकी याद में मानूर में स्मारक मौजूद है, जो आने वाली पीढ़ियों को उस महान योद्धा के साहस और बलिदान की याद दिलाता रहेगा। आज ही के दिन 1828 में राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज का पहला अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया था।
राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ ठाकुर के साथ बंगाल में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय भारत के अग्रणी समाज सुधारक थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने भारत में प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। बंगाल के पुनर्जागरण आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय को बंगाल के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ब्रह्म समाज को भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार आंदोलनों में से एक माना जाता है, जिसने आधुनिक भारत की आधारशिला रखी। इस संगठन ने सामाजिक मुक्ति में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें सती प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा का उन्मूलन और समाज में महिलाओं की स्थिति का उत्थान शामिल है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत से ही नेता संवैधानिक सुधारों की मांग करने लगे थे। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की मांग रखी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी होम रूल लीग आंदोलन देश भर में तेजी पकड़ रहा था। इस लोकप्रिय मांग को पूरा करने के लिए तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग ने आज ही के दिन 1917 में ब्रिटिश संसद में भारत में ब्रिटिश नीतियों के लक्ष्य की घोषणा की। इसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना गया। अगस्त घोषणा का उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाना था, ताकि भारत में उत्तरदायी सरकारों की दिशा में प्रगति हो सके। उस घोषणा में दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि भारत के नेताओं ने इन सुधारों की आलोचना की, क्योंकि लोगों की मांग पूर्ण स्वाधीनता थी और वे केवल डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट नहीं थे। दिसंबर 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इस घोषणा की आलोचना की गई। बाल गंगाधर तिलक ने उन सुधारों को अयोग्य और निराशाजनक, सूर्यहीन सवेरा कहा था, लेकिन वो रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, जो 1947 में भारत की आजादी तक शासन का आधार बना रहा। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ाजा तालुका के ताड़े गांव के पास आज एक सड़क हादसे में 13 मजदूरों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए थे। तीनों घायलों की स्थिति नाजुक है। एक मजदूर का सिंदखेड़ाजा के ग्रामीण अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 2 को गंभीर अवस्था में जालना के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र के नारायणपुर जिले में माओवादियों के हमले में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज ने बताया कि 45वीं बटालियन के आईटीबीपी कर्मियों पर माओवादियों ने उस समय हमला किया जब वे तलाश अभियान पर थे। माओवादियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। आज मुहर्रम है। आज के दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला में सच्चाई और इंसाफ के लिए शहादत दी थी। कोरोना के मद्देनजर आज ताजिए नहीं निकाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशुरा के दिन हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया और उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन के लिए सच्चाई और न्याय के मूल्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। श्री मोदी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने जीवन भर शांति और सामाजिक समानता को बहुत महत्व दिया। शैली सिंह नैरोबी में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद के फाइनल में पहुंच गई। शैली ने 6.40 मीटर की छलांग के साथ क्वालीफाई किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने पर्यटन और धार्मिक पर्यटन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आधुनिक ढांचागत निर्माण कर देश के प्राचीन वैभव को पुनर्जीवित किया जा रहा है। भारत ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 44% से अधिक की वृद्धि दर्ज की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी आधुनिक प्रौद्योगिकी विकसित करने पर जोर दिया। औषधि महानियंत्रक ने डीएनए आधारित स्वदेश में निर्मित जाइडस कैडिला के कोविड रोधी टीके को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी।
राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 57 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.54% हुई। और नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सरकार अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।